हाँ या ना बताएंगे सभी कोई? एक बार सभी कोई बताएं। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलें। आगे देख लो। अगर हम कुछ चीजों की बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। किसकी परमाणु त्रिज्या? ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट है। आप देख रहे हैं, आपने यहां पर क्या देखा? आप जैसे ही अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो पता चलेगा कि कक्षा बढ़ती गई है। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 कक्षा, इसमें 5 कक्षा, इसमें 6 कक्षा। जो जब कक्षा बढ़ते जाएगा बच्चों, तो कक्षा बढ़ने के साथ साथ उसका आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना बताइए। ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो परमाणु का साइज बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 4 कक्षा, इसमें 5, इसमें 6 कक्षा। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं ना, तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय तो नहीं है ना? इसमें तो किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है बच्चों, हाँ या ना बताएंगे? नो प्रॉब्लम। यही सब चीज आपको ध्यान रखना है, और ये इसके वजह से कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आयनन एंथैल्पी की बात आती है। आयनन एंथैल्पी क्या होता है? देखो, बाहरी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, कक्षा का इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। अब यहाँ पर एक सबसे छोटा आकार है और यहाँ पर एक बड़ा आकार वाला है। आप बताओ, ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा या बहुत छोटा होगा? और अगर हम इसके बीच बात करते हैं कि ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन है, कहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा? ए में ज्यादा लगेगा या बी में ज्यादा लगेगा? ए में ज्यादा लगेगा या बी में? बताओ, फोर्स ज्यादा कहां पे लगेगा? ए में ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये दोनों पास पास है। छोटा आकार है तो पास में है, पास में है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। जब आकार छोटा है तो पास में है, आकार छोटा होने के कारण धनावेश और ऋण आवेश के बीच की दूरी बहुत ही कम है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा ना, मजबूती ज्यादा होगी। तो मजबूती ज्यादा है इसमें, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान है क्या? क्योंकि उसको प्लस पकड़ के बहुत तेजी से रखा है, मजबूती से रखा है, मजबूती से रखा है। निकल जाएगा पर बड़े कठिनाई होंगे, बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। पर यहाँ की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ निकलना आसान होगा। पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ पे आकार बड़ा हो गया। जब आकार बड़ा हो गया तो उनके बीच फोर्स जो है ना, उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में कम फोर्स लगेगा, कम बल लगेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ये निकल के चला जाएगा। तो आप बताओ, आकार बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो गया, हाँ या ना? आकार जब बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का निकलना तो आसान हो गया ना? इलेक्ट्रॉन का निकलना तो आसान हो गया, यस। तो भाई, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया आसानी से, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या कम एनर्जी देना पड़ेगा? आप इतना बताओ, एनर्जी कम या ज्यादा? कम देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही टूटे हुए हैं, ऑलरेडी बहुत दूरी में है। मतलब रिलेशनशिप को देखो, एक है पी क्यू के बीच का बॉन्डिंग और एक है आर एस। ठीक है? पी क्यू 2 साल से मित्रता में है और ये 8 साल से मित्रता में है। अगर तोड़ने की कोशिश की जाए तो कौन सा रिश्ता बहुत कम समय में तोड़ा जा सकता है कुछ गेम करके? कौन सा रिश्ता बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है अगर तोड़ने की बात की जाए तो? हालांकि अंडरस्टैंडिंग हो तो नहीं टूटता है, पर एक संभावना है कि ये बहुत कम समय बिता रहे हैं इसके तुलना में। 2 साल भी अपने आप में एक समय है, पर 8 साल वाले की तुलना में ये कुछ नहीं है। फिर तो इसमें अगर थोड़ा सा कोई गलत फहमी डाल देना कि अरे जानते हो भाई, तुम्हारे बारे में क्यों क्या बोल रहा था, हाँ ऐसा बोल रहा था, हटाओ उसको, आज के बाद बात नहीं करेंगे, हो गया। मतलब थोड़ी सी गलत फहमियां ढुकाल दिया, अंदर डाल दिया, टूट गया रिश्ते। लेकिन अगर इनके बीच कुछ भी पापड़ बेलो, इनकी इतनी बॉन्डिंग जबरदस्त है कि भाई थर्ड पर्सन कुछ भी बोले ना, सुनना नहीं है। अपने को जो भी प्रॉब्लम होगा आपस में बात कर लेंगे, तीसरे की नहीं सुनना। आए कौन बिगाड़ेगा? पर ये कौन है? आर एस, 8 साल वाला है। तो एक चीज समझो ना, कि जहां पर रिलेशनशिप स्ट्रांग है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं टूटेगा। बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा इसके लिए, तब ये टूट सकेगा। बहुत बड़ा गलत फहमी डालना पड़ेगा, कई बार सक्सेस नहीं होगा, फिर डालना पड़ेगा। ऐसे तो जो तोड़ने वाले होते हैं ना, वो इस प्रकार के होते हैं। खैर, अपने को इस पर फोकस नहीं करना है, आप लोग ये सब मत करना कभी भी। तो ठीक है बच्चों, जब ऊपर से नीचे आप आते हो तो आपको पता चलेगा कि आकार बढ़ते जाता है, इसका मतलब एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो आकार ऊपर से नीचे तो आकार बढ़ रहा है, परंतु आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? घटेगा। आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। बातें क्लियर है? क्यों? जब ऊपर से आप नीचे आओगे तो क्यों घटती है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आया? चलो ले चलता हूं फिर से। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो। 7 है ना, 2 और 5, 15 है ना, 2, 8, 5, 33 है ना, 2, 8, 18, 5, 51 है ना, 2, 8, 18, 32, 28 और 32 कितना होता है? नहीं, 18 के बाद फिर 18 होगा, 36, 10, 46, 5, 51, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसको हटाओ, ये 5, ये के एल एम एन ओ। ठीक है, इसका और आगे कर लेना, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही है ना बच्चों। आप क्या देख पा रहे हो लास्ट में? 5 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको? 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। समझ गए बच्चों? क्लियर है? आकार में वृद्धि के कारण
नए कक्षा में वृद्धि होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी घटती जाती है। चलो जी, तो ये परमाणु त्रिज्या कवर हो गया, आयनन एंथैल्पी कवर हो गया। अब आता है विद्युत ऋणात्मकता। अगर हम आयनन एंथैल्पी के लिए कुछ लिखें तो मैं लिखूंगा आयनन एंथैल्पी जो होता है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक रेडियस का। यानी अगर हिंदी में लिखा जाए तो हम लिखेंगे आयनन एंथैल्पी, आयनन आयनन एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या का। देख रहा हो ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो परमाणु तो बढ़ेगा ना, परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है परंतु आयनन एंथैल्पी घट रहा है, इसी को तो बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यही रिलेशन तो व्युत्क्रमानुपाती का है ना कि एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घटते चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं समझिए, बहुत प्यार से बता रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे फोकस करिए, कंसंट्रेट हो जाइए। जैसे ये हो गया और ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। अब क्लियर हो गया होगा। अब सोचो कब कितना ज्यादा लगेगा। अब ये इसकी तुलना में बताओ, ए है और बी है, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। छोटा आकार वाला में ज्यादा, क्योंकि वो मजबूती से है, ज्यादा लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी में किसकी आयनन एंथैल्पी कम है, किसकी आयनन एंथैल्पी कम है, बी की कम है। पर एटम का आकार देखो ना, इसका आकार क्या है, ज्यादा है। आकार तो ज्यादा है पर एंथैल्पी कम हो गया, उल्टा चल रहा है। यानी कि परमाणु त्रिज्या बढ़ाओगे ना तो एंथैल्पी घट जाएगा, अगर परमाणु त्रिज्या घटाओगे ना तो एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। क्लियर समझ पा रहे होंगे, क्लियर समझ गए होंगे आप सभी कोई। क्लियर है, आगे चलें। आगे देखो, अब आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जो कि 11th में आप पढ़े होंगे, मैं हालांकि आपको बता रहा हूं कि देखो, जैसे मान लो ए और बी, ये दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड है, तो मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया जी। अब क्या है ना कि यहां पर जो बॉन्डिंग आप देख रहे थे, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, उसमें उसको मैं ऐसे लिख दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जा सकता है, तो एक कैपेसिटी की बात करते हैं कि एक वो ऐसा कैपेसिटी है जो अगर वो दोनों में बराबर होगा तो दोनों बराबर की झगड़े करेंगे और एक इसका और एक इसका वापस मिल जाएगा। यानी एक ए के पास आ जाएगा और बी के पास भी एक चला जाएगा। ये समांश विखंडन हुआ। क्या हुआ, समांश विखंडन। यानी कि इस सिचुएशन में दोनों की कैपेसिटी बराबर है। मतलब जनरली समझा जाए तो अगर दो लोगों को लड़ाते हैं, 4 बार ये पटका 4 बार ये भी पटका, मतलब बराबर ड्रॉ हो गया, इक्वल हो गई, कोई जीत नहीं पाया। नो, वेरी गुड। अब सोचो कि अगर वो कैपेसिटी किसी की ज्यादा हुई, वो कैपेसिटी किसी की ज्यादा हुई तो वो जीतेगा। अब इसमें अगर वो कैपेसिटी किसी की ज्यादा हुई तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। एक तो अपना ले ही लेगा ना, पर उसके बॉन्ड पेयर को भी, पूरे बॉन्ड पेयर को खींचेगा। अगर मान लो ए का ज्यादा हुआ तो ए अपनी ओर खींचेगा, अगर बी का ज्यादा हुआ तो बी अपनी ओर खींचेगा। समझ पा रहे हो, उसी पावर को, वही जो है ना, वही विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी विद्युत ऋणात्मकता वह गुण है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने का आकर्षण दिखाता है, आकर्षण का गुण को बताता है। कि अगर हम कहते हैं कि भाई देखो, ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। ग्रहण नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर बुलाएगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा प्लस का चार्ज और इस पे डेल्टा माइनस का चार्ज, डेल्टा इधर प्लस इधर माइनस। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नो। तो भाई ये देखो, ये छोटा हुआ, ये थोड़ा बड़ा हुआ, ये और इससे भी बड़ा, ये और बड़ा, और ये सबसे बड़ा। तो आकार बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटते जाता है। जितना छोटा आकार होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है एटॉमिक रेडियस का व्युत्क्रमानुपाती। आकार जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतना ही कम होते चला जाएगा, आकार जितना छोटा होगा ये वैल्यू उतना ही बढ़ते चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। डेल्टा आंशिक चीज को बताएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना। आपको मैं अगर बोलूं एक सवाल की बच्चों NaCl है, इसमें Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है कि उधर भेजता है, मतलब अपने से दूर करता है या हमेशा के लिए त्याग देता है। दो चीजें होती है, हम जो बोल रहे हैं आकर्षण, और एक होता है ग्रहण कर लेना। तो ये दोनों में अंतर है। यहां पर सोडियम कंप्लीट अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दिया कि भाई तू ले जा अपने सेल के अंदर रख लो इसको, ये हमारे सेल से बाहर हो जाएगा। ये कंप्लीट त्याग करता है, इस वजह से इस पे Na प्लस का चार्ज आता है, और कंप्लीट गेन किया तो Cl माइनस का चार्ज आया। बट यहां पर कंप्लीट लॉस और गेन का खेल नहीं हो रहा है, ये तो बस अट्रैक्ट करने की भाव आ रही है। तो मान लो कि एक इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो ये अपने पास बुला लिया, बी से तो दूर हो गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था तो ये
सोडियम से दूर गए थे, यानी कि दूर जाने का मतलब क्या हो रहा है कि प्लस वाली नेचर आएगी उसके पास, प्लस जैसा नेचर शो करेगा वो। लेकिन अगर कंप्लीटली त्याग कर दिया तो प्लस आ गया, और नहीं तो उसके जैसा समथिंग समथिंग। क्लियर है? देखिए एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, कुछ भी अगर नहीं पढ़े हो ना तो थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी आपको, जो बिल्कुल इनऑर्गेनिक नहीं देखे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए भैया, विद्युत ऋणात्मकता की वहां भी इतने सारे चर्चा हम लोग की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो विद्युत ऋणात्मकता में भी चर्चा थी कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो वहां पे भी चर्चा है। इसका मतलब आपको वो भी नहीं समझ में आया होगा। तो बस थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, एकदम जीरो से बता रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता रहा हूं आपके लिए। अब देखो कि इसमें इलेक्ट्रॉन किससे दूर हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन किससे दूर हुआ है ये बताओ जरा। इसमें इलेक्ट्रॉन किससे दूर हुआ है, किससे? Na से, तो Na पे प्लस आया। इसमें किससे दूर हुआ है, किससे दूर हुआ, ए या बी से? बी से दूर हुआ है, ए के तो पास आया ना, तो बी पे प्लस आना चाहिए। लेकिन क्या है, कंप्लीट प्लस आएगा नहीं ना, तो उसके जैसा थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से, तो आंशिक के लिए हम लोग डेल्टा प्लस देते हैं। हालांकि रियल में थोड़ा सा चार्ज नहीं होता है, थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस नहीं, जब भी चार्ज होता है हमेशा कंप्लीटली एक नंबर्स होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, 4.25 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, 2.25 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है। बस वो यहां पर एक दर्शाया गया है, पर ये कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं किया, ये अट्रैक्शन का पार्ट है, बस इस वजह से। तो समझ में आ गया होगा। तो इधर ज्यादा आप अंदर मत जाइए, बस मैं तो इतना कहूंगा कि आपको कहां पे फोकस करना है, आप ये फोकस करिए कि ऊपर से नीचे जब आएंगे आकार बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा, बस इतना ही ध्यान रखिए। विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, क्यों? क्योंकि आकार में वृद्धि होती है। तो आयनन एंथैल्पी जैसे घट रहा था उसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता भी घटता है, इसको बस ध्यान में रखिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और कहूंगा कि थोड़ा बहुत किताब का पन्ना वगैरह पलटते रहो, उलट पलट के देखो, तब ये चीजें और समझ में आएंगी। ठीक है ना? पी ब्लॉक होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहा हूं, पी ब्लॉक सभी कोई पढ़ के आना कल अगले क्लास में, पी ब्लॉक पढ़ के आइएगा। ठीक है ना? मान लीजिए कि मैं पढ़ा सकता हूं, समझाने की कोशिश कर सकता हूं, पर एंड ऑफ द डे आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, आप ही को चीजों को समझना पड़ेगा। कहीं भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो मैटर नहीं करता, मेन मैटर करता है आपकी सेल्फ स्टडी, कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना उस पर टाइम दे पा रहे हैं। ठीक है ना? अगर कोई टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप एक बार बुक में देख भी लीजिए ना, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं, लेकिन एक बार जरूर मेहनत करिए आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।